सरकार का तानाशाह रवैया है, ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं। बुलडोजर के माध्यम से ये जनता को भी संदेश देते हैं कि आप हमारे खिलाफ मत बोलिए, हमारी बात में हाँ करिए, जो हाँ नहीं करेगा उसे घर के बाहर बुलडोजर खड़ा मिलेगा। तो जो भी दिखाते हैं आप कहते हैं नहीं मेरी सपा सरकार। नहीं तो आप बता दो, आप एक विकास की योजना बताइए जो योगी सरकार ने बनाई 5 साल में, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप बता दिए कोई योजना। जैसा वो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग दबाए रहिए जैसे छोड़ेंगे फिर उछाल मारती है। तो हम लोग जो एसपी वाले हैं वो एसपी RING हैं, जितना सरकार दबाएगी हम लोग उतना तेज उछाल मार के आगे आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर, जहां हम पूरे कानपुर में जाकर वहां के वार्डों की स्थिति को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं, उनसे मुलाकात करा रहे हैं। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिनका नाम अमिताभ है। याद रखिएगा, जिस तरीके से बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की परिकल्पना नहीं की जा सकती उनके बगैर, वैसे ही कानपुर की राजनीति में अमिताभ वाजपेयी के बगैर राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। 2017 में जब प्रचंड भाजपा की लहर थी, मोदी लहर चल रही थी, वहाँ से भी आपने जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी से। और 2022 में जब कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद फिर कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपने जीत हासिल की। आपका एक डायलॉग बहुत उसमें फेमस हुआ था कि अगर भाजपा के पास अमित है तो सपा के पास अमिताभ है, मतलब आपका नाम है। और आप कहीं ना कहीं विवादों में उस बात से भी आ गए थे जब आप शायद एनिवर्सरी थी आपकी, सर एनिवर्सरी थी, और आपने कहा था कि मेरी बीवी सुंदर है और मैं कांड करता रहता हूँ। वो जो कांड शब्द है, अभी हम उस पर आके चर्चा करते हैं। अभी लगातार आप विवादों में रहे और परेशानियों में भी रहे, मैं कह सकता हूँ। तो ये उन कांडों की वजह से है या आप बेबाक हैं अपनी बात को रखने के लिए? आप बेबाक हैं सत्ता पक्ष के साथ लड़ने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, अपना हक जानने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, कांड की वजह से रहा या आप इतने बेबाक हैं इस वजह से प्रशासन आपके साथ इस तरह से? जिनको आप परेशानी कह रहे हैं, ये परेशानी नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये संघर्ष है। इसको हम लोग संघर्ष की परिभाषा में लेते हैं। सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं तो नहीं चाहती कोई उनके खिलाफ बोले। जो खिलाफ बोलता है उनको पसंद नहीं आता, लेकिन जो जनता से हम लोग वादा करके आए हैं कि हम आपके मुद्दों को उठाएंगे, हम आपकी बात को रखेंगे, हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। जब सरकारें तानाशाह होने लगती हैं तो ऐसे लोगों को दबाना चाहती हैं, तो दबाने के लिए वो व्यक्तिगत मामलों में दखल करती हैं और जिसको आप परेशानी कर रहे हैं ऐसी बातें पैदा करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं, इसलिए हमारे लिए परेशानियाँ कुछ नहीं। हम लोग इनसे लड़ते हुए जो वादा हम लोगों ने अपने लोगों से किया है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो आपने शब्द प्रयोग किया कांड का, तो ये हमने आंदोलन के स्वरूप को रखा है हमेशा। जो आंदोलन किए हैं हमने हमेशा उनको हमने कांड के रूप में रखा है। अलग अलग तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं, तो ये सारे जो ये व्यवस्थाएं रहीं जिसमें संघर्ष करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत हमले हुए, इनको भी हमने उसी तरीके से रखा है। इसे आंदोलन का हिस्सा होता है और हम लोग उसको बड़ी बिंदास तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं और उसको इंजॉय कर रहे हैं, संघर्ष को भी इंजॉय कर रहे हैं। संघर्ष में तनाव नहीं है, क्योंकि तनाव तो तब हो जब कोई पाने की आकांक्षा विशेष हो। पाने की आकांक्षा नहीं है, कर गुजरने की इच्छा है। इसलिए हम लोग उस संघर्ष को एंजॉय कर रहे हैं और इसको हम लोग लगातार जारी रखेंगे। सरकारें अगर ये समझती हैं कि हम लोगों को दबाया जा सकता है तो सरकारें गलत सोच रही हैं। जैसा वो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप जैसे दबाए रहिए जैसे छोड़ेंगे फिर उछाल मारती है। तो हम लोग जो एसपी वाले हैं वो एसपी RING हैं, स्प्रिंग की तरह उछाल मारेंगे। हाँ, यस, स्प्रिंग है हम लोग, जितना सरकार दबाएगी हम लोग उतना तेज उछाल मार के आगे आएंगे। आपने एक शब्द यूज किया तानाशाह, तो डिक्टेटर की वर्ड में ये आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट भाजपा के लिए या वर्तमान में जो योगी जी एकदम में बुलडोजर बने हैं घूम रहे हैं उनके लिए आपने शब्द यूज किया? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में व्यवस्था लोक से शुरू होती है। सारी बातें जनता के लिए होती हैं, जनता के माध्यम से होती हैं। और हम लोग ये लिहाज हमेशा करते हैं राजनीति में कि जो हम कर रहे हैं उसका जनता में क्या संदेश जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सरकार है, इसने ये सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उनका जो मुख्य एजेंडा है वो धर्म के बंटवारे के आधार पर है, उनका मुख्य एजेंडा नफरत के आधार पर है। तो जो सार्थक विषय है उस पर लोगों ने चर्चा करनी बंद कर दी। विधानसभाएँ चलना बंद हो गई। पूरे साल में विधानसभा 90 दिन चलनी चाहिए। 8 दिन का बजट सेशन और 3 दिन का मानसून सेशन चला और 3 दिन का शीत सत्र चलने जा रहा है, माने 8, 6, 14 दिन। 14 दिनों को दिन हंग अप रहेगा। कमेटीज बन जानी चाहिए थी विधानसभा की। आज तक विधानसभा की कमेटियाँ जो विधानसभा न चलने की दशा में विधानसभा का स्वरूप अख्तियार करती हैं, वो कमेटियाँ बनाई ही नहीं सरकार ने। सरकार को आलोचना सुनना पसंद नहीं,
जो आलोचना करते हैं उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करती है सरकार, झूठे मुकदमे लिखाती है। अभी आपने देखा होगा विधायक इरफान सोलंकी के घर में रात में पुलिस कूद गई। जिसको सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है उसके ऊपर अगर FIR भी हो जाए तो ऐसे पुलिस कूदने की क्या जरूरत है। तो वो जो सरकार का तानाशाह रवैया है, ये आवाज़ को दबाना चाहती है। कई पूरे उत्तर प्रदेश में कई नेताओं के साथ हुआ, वो तो सबसे बड़े हैं, वो तो एक उन्होंने माइलस्टोन सेट कर दिया है। बहुत नेता हैं, अभी आपके ये दीप नारायण सिंह यादव पूर्व विधायक हैं, उनके साथ ऐसे कर रहे हैं। अभी विजय मिश्रा जी सुना कल संपत्ति कुर्क करी है, अभी वो अब्बास अंसारी जेल में है, मुन्नू अंसारी जेल में है, वो नाहिद हसन जेल में है। विधायक हसन तो जीतने के बाद शपथ नहीं ले पाए अभी तक। तो सरकारें आलोचना नहीं सुन सकती। जिनको जनता ने चुन के भेजा है उनके प्रति इनका रवैया सकारात्मक नहीं है तो किसके प्रति होगा। जनता को उन्होंने अफीम चटा रखी है कि वो धर्म के नाम पर, जबकि जीते हैं मुफ्त राशन के आधार पर, कोई इसके आधार पर नहीं जीते हैं। पिछला चुनाव जो लोकसभा के जीते थे तो वो किसान सम्मान निधि बांट करके जीते थे, और ये जो चुनाव जीते हैं वो राशन के नाम पर जीते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ियाँ बांटने की हम संस्कृति के खिलाफ हैं, और बगैर रेवड़ी के चुनाव नहीं जीत सकते कोई। इनका चुनाव मुख्यतः रेवड़ी पे और नफरत पे आधारित पूरी राजनीति है, और ये आलोचना सुन नहीं पा रहे, इसलिए तानाशाह रवैये जा रहे हैं। ये डराना चाहते हैं, ये दबाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं पुलिस के माध्यम से, मुकदमों के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से। ये जनता को भी संदेश देते हैं कि आप हमारे खिलाफ मत बोलिए, हमारी बात में हाँ करिए, जो हाँ नहीं करेगा उसे घर के बाहर बुलडोजर खड़ा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इसको बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं होते हैं और डर जाते हैं, इसलिए सरकारें तानाशाह होती चली जा रही हैं। आपने एक शब्द यूज किया, बुलडोज़र। हम कानपुर में हैं, हमने कानपुर का भी दंगा भी देखा, पिछली बार का विवाद भी देखा अभी। तो आपको लगता नहीं है कि जो सरकार है किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति को चिन्हित करके वहाँ पे बुलडोजर चलवा रही है? देखिए, झूठी कहानियों पे सारा चल रहा है। ये जो अधिकारी हैं सरकार के, उनको अगर फिल्म लाइन में भेज दें और फिल्मों की स्टोरी लिखने को कह दें तो बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। इतनी बढ़िया स्टोरी लिखते हैं कि वो कभी देखने वाले को सच्ची लगने लगती है। जिसको आपने कानपुर में वो दंगा शब्द इस्तेमाल किया, दंगा था नहीं, दंगा इस तरह से नहीं होता, ये एक संघर्ष था, मामूली झड़प थी। उसको जो स्वरूप दिया गया, अरे बाप रे बाप, क्या स्वरूप बना दिया। उसका PFI कनेक्शन बताओ, कौन सा PFI कनेक्शन निकला। उसकी विदेशी फंडिंग बता दी, बताओ कौन सी फंडिंग निकली। न जाने कितने बिल्डर जेलें बंद कर दिए, किसका इन्वॉल्वमेंट निकला। उसमें जो मैंने सुना एक हाथे को कब्जा करने की बात आ रही थी। तो कब्जा जब करने की बात आ रही है तो उस हाथे का कोई मालिक होगा, वो मालिक किसी को वो हाथा बेच रहा होगा। जब वो बेच रहा होगा तब तो कब्जा खाली करने की सोच रहा होगा। तो पहले मालिक को पकड़ना चाहिए कि आप बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो, फिर उस हाथे को खरीद कौन रहा है, तब इस तरह की बात। लेकिन झूठी कहानियाँ, सारी झूठी कहानियाँ, जिसको पहले तुष्टीकरण कहते थे कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण होता है, अब वो बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर केवल मानसिक तुष्टीकरण। सुविधा नहीं, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, कोई स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं है, कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, लेकिन एक मानसिक तुष्टीकरण जो नफरत के आधार पर पैदा किया जा रहा है वो सरकार कर रही है और धमका रही है, केवल डरा धमका रही है। इसके अलावा दूसरा कोई काम सरकार नहीं कर रही। आपने अभी कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है, तो जब हम आपकी विधानसभा को देखते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको पोलराइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप 15 राउंड तक लगभग पीछे जाते हैं और इसके बाद अचानक वो 6-7 राउंड जब आते हैं तो एकदम से आप लगभग 8,000 वोट से जीत के चले आते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई? जब पीछे होते हैं तो हम कितने वोट पा चुके होते हैं, इसको कभी देखा है आपने? जब पीछे होते हैं उस समय हम 30-35 हज़ार वोट पा चुके होते हैं। ये वोट किसका होता है? आपका। तो फिर तो ये कहीं ज़्यादा कहीं कम मिल सकता है, ये भरोसे का विषय। देखिए, ऐसा इस सरकार की जो काम है उस काम में आज किसी धर्म का व्यक्ति हो खुश नहीं है। आज ईसाइयों का आप सुनते होंगे कई बार, जहाँ धर्मांतरण नाम पे क्या क्या लोग तमाशा नहीं करते। अभी परसों तरसों ही बजरंग दल वाले वो अभी चकेरी में बवाल कर रहे थे, कल्याणपुर में कर रहे थे। उनका तो अभी एक दिन वो भी क्राइस्टचर्च पे भी पिछले हफ्ते ही वो लोग बजरंग दल वाले बवाल काट रहे थे ईसाइयों के लिए। आप हमको बताओ, क्यों आज सिख धर्म के मानने वाले अपने मोहल्ले से बाहर मकान क्यों नहीं ले सकते? क्यों गोविंद नगर, रंजीत नगर के अलावा के मकान नहीं लेते? क्यों मुसलमान अपने इलाकों के बाहर मकान नहीं ले सकते? क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये डर पैदा कर दिया, कोई कहीं नहीं जा सकता, लोग अपने अपने में सिमट गए। कोई एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको ही कर रखा है इन्होंने। उसका भी जातियों में बांट देते हैं, पहले धर्म में बांटते हैं फिर जातियों में बांट देते हैं। तो ये बंटवारे पे डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी, चूँकि ये जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, ये अंग्रेजों से प्रभावित संगठन था। ये हमेशा अंग्रेजों के पीछे चले हैं। बहुत लोग तो आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं उसी पॉलिसी पर आज भी चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर। ये पहले धार्मिक बंटवारा करते हैं, फिर जाति बंटवारा करते हैं, फिर वर्गीकरण कर देते हैं आर्थिक आधार पर, गरीब और अमीर में झगड़ा कराते हैं और उसी आधार पर राजनीति करते हैं। आर्थिक आधार पर जो बंटवारे हैं, तो EWS के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो सरकार ने किया हुआ है? क्या किया है सरकार ने? EWS का जो गरीबों को रिजर्वेशन दिया है, अभी लागू कर दिया ना। तो हमको कुछ बता दें कितना आंकड़ा दे दे का आंकड़ा उन्होंने दिया है। लोग नौकरी मिल गई इससे?
कोई आंकड़ा में क्या पैमाना है इसका? हमको जितने लोग ईडब्ल्यूएस नौकरी दी है उसका आंकड़ा दे दें और उनको सत्यापन करा लें। बहुत से आ गए हैं लोग। सत्यापन करा, आंकड़ा दें ना कोई। नहीं तो ये सहमत है आप ईडब्ल्यूएस से? हम तो पूरी व्यवस्था सहमत हैं। हमारे नेता ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी संख्या भारी। ये झगड़ा खत्म कर दिए ना सारा। एक तो आरक्षण अगर दे रहे हैं तो सारे वर्ग को गिनती करा ली, जिसका जितना होता हो, जिसकी जो आबादी हो उसके आधार पर आरक्षण दे दीजिए। तो आरक्षण तो सुविधा दी जाती है, कभी जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाने के लिए, और जो पहले ही आगे आ चुका है उसको कहाँ ले जाना है। तो यदि उस पर बहस करेंगे तो आरक्षण पर लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन जो उस पर हमारे नेता का जो कथन है उससे हम अपने को जोड़ते हैं कि जिसकी इतनी संख्या है उसको उधर पहले गिनती करा लीजिए, किसकी संख्या कितनी है। मान लीजिए हम ब्राह्मण है तो हमारे लोगों में बड़ी सारी बात होती है कि हमको लाभ नहीं मिलता, तो हमारी भी संख्या गिनती करा लीजिए, हमको भी उतना जितना हमारा उतना दे दीजिए। जिसकी जो आबादी है, किसी का अन्याय मत करिए, उसको आबादी के अनुपात में मौके दे दीजिए, तो हम सब कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा पाएगा। तो लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, इसमें उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान होगा। ठीक है। अब मैं बीजेपी की राजनीति को जहाँ तक हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, एज ए जर्नलिस्ट में देखता हूँ कि वो टाइमिंग बहुत अच्छी चुनते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। वर्तमान में जो आपके ऊपर या विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर जो भी बात करी गई है वो टाइमिंग है आपके वार्ड के मतलब नगर निगम के चुनाव की, निकाय चुनाव की। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डिस्टर्ब करके, आप लोगों को इस तरह के संघर्षों में डाल के, जिसको आप संघर्ष नाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं निकाय चुनावों पे नज़र है कि आप लोग उस पर ज़्यादा मेहनत ना कर पाए, वहाँ से जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपके पॉजिटिव ना आ पाए। अगर वो ऐसा सोचते हैं, मैंने पहले जो कहा उसको याद करिए। मैंने कहा हम लोग स्प्रिंग हैं, जितना दबाए जाएंगे उतना तेज उछाल मारेंगे। तो इसलिए अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमको दबा करके कोई चुनाव के परिणाम प्रभावित कर ले जाएंगे तो इनकी गलतफहमी है। और हम सोचते हैं कि इस गलतफहमी में बने रहे तो अच्छा है, मुगालता वो पाले ही रहे तो अच्छा है। लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो उनके अंदर इतना गुस्सा है कि वो जब मौका आएगा तब जवाब देंगे। और ये चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति इसमें नहीं है। लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी कारण से भी नहीं चाहते हैं, लड़ रहा हूं, आप लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। इरफान भाई तो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं इस समय, तो वो हम सब लड़ रहे हैं और हम सब लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग भी उसके खिलाफ है किसी भी कारण से, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी के अच्छे परिणाम नगर निगम चुनाव में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम लोग कहीं संघर्ष से फंसे, इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो उनको इसी मुगालते में जीने दीजिए, इसकी बात को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। विधायक जी, मैंने इसलिए पूछा था कि आजम खान जी का भी कल ही बयान आया है कि अब्दुल है अब बीजेपी के ऑफिस में जाके पोछा लगाएगा। उनका ये कहना था, उन्होंने कहा कि वर्तमान में जब हमारी परिस्थितियां नकारात्मक चल रही हैं तो लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो तिलिस्म था कहीं ना कहीं इन लोगों ने वहाँ ढाया है रामपुर में जाके। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपको परेशान करके, इरफान जी को परेशान करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समर्थकों पे एक दबाव डाला जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है आपको छोड़ने के लिए? कोई किसी की पॉपुलैरिटी ले जाएगा क्या? नहीं, लेकिन क्या तो ला सकता है ना आजम खान जी तो की भी हो सकता है, हो सकता है पॉपुलैरिटी नहीं चली ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, पॉपुलैरिटी नहीं जा सकती। पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, पॉपुलैरिटी नहीं घटी। आप मतदाता को एक चुनाव रोक सकते हैं, दबाव बना लेंगे, धमका लेंगे पुलिस बल से, लेकिन कब तक? आम चुनाव में क्या करेंगे आप? उपचुनाव में कर लेंगे, आम चुनाव में क्या करेंगे आप? हम लोग 36% पे हैं, 36%, वो 41% पे। ये तो आंकड़ा क्लियर है ना, क्लियर है आंकड़ा ना, तो फिर कैसे दबा लोगे? ये वो सोचते रहे ऐसा, लेकिन बड़े बड़े तानाशाह गिरे हैं, बड़े बड़े तानाशाह। चीन के तानाशाह देखो, कल आवाज़ आ रही है जिनपिंग हटाओ, बात शुरू होगी ना। डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी तानाशाह हो रहे थे, बात शुरू हो गई ना। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तानाशाही लंबे समय नहीं चल सकती, तानाशाही को ख़त्म होना ही पड़ता। लोकतंत्र में लोकतंत्र ही रहेगा और धीरे 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 पिटने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। सरकार प्रताड़ित कर रही, रोज़ संख्या बढ़ रही, इनको प्रताड़ित कर रही, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और आंकड़ा 41 ही तो पार करना है। एक बार 41 पार कर गए फिर क्या बचेगा? 17 वार्डों में आपके पास लगभग कितने आ रहे हैं, एक आइडिया के तौर पर? आपके अंडर में है 17 पूरे? अंडर में नहीं है, पार्टी के सामूहिक जिम्मेदारी है, कमेटी है पार्टी की। लेकिन हाँ, जो आवेदन है, आवेदन अभी तो लिए नहीं गए हैं, लेकिन दावेदार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और हमारी विधानसभा में ज़्यादातर वार्डों में, 2-3 वार्ड तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम उलटफेर है क्या? उनके यहाँ बहुत बहुत लोग मांग रहे हैं
और सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि इसको मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे, उसको मिलेगा। वो भी संपर्क में ना हमारे बहुत सारे लोग। अच्छा, वो भाई हमारे लोगों पर लाना जो कौन जरूरी है, ये कौन जरूरी कि लाया जाए। नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं को ही मौका देंगे। हम बाहर से आने वालों को इस चुनाव में कतई मौका नहीं देंगे, क्योंकि जो निकाय चुनाव होता है ये कार्यकर्ताओं का हक होता है। कार्यकर्ता तैयारी करता है लंबे समय तक, ये उनका हक होता है। और हम लोग भी कई बार नए कार्यकर्ताओं को तैयार करने का मौका यही चुनाव होता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि हम बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी वार्ड में टिकट नहीं देंगे, चाहे वो सिटिंग पार्षद ही क्यों ना हो। कई सिटिंग पार्षद संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को नहीं मौका देंगे। हम मौका अपने ही कार्यकर्ताओं को देंगे, और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, जिनका अधिकार वो लोग छीन रहे हैं, वो लोग तो अधिकार छीन रहे हैं, पर जिन्होंने मेहनत करी 5 साल, उनके बजाय दूसरे को मौका दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुखी है। आप वाले विधानसभा में भी हो गया, तो वो हम भी तो सतर्क बैठे हैं। केवल वही फ़ायदा उठाना जानते हैं क्या? कुछ फ़ायदा उठाना हम भी जानते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में हम लोगों को उम्मीद से भी अच्छा वोट मिलेगा, और हमारे प्रत्याशी ज़्यादा संख्या में जीत करके आएंगे। लास्ट के 2 सवाल हैं केवल अमिताभ जी, इसके अलावा फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि आपने कल एक आरोप लगाया या कुछ कहिए, बेबाकी से बहुत बेहतरीन तरीके से आप बोले हैं कि थाने की बोलियां लगती हैं, और ख़ासकर जब किसी भी अधिकारी के खिलाफ सपा का कोई कह देता है या उसकी शिकायत कर देता है, तो थाने की बोलियां लगने शुरू हो जाती हैं। क्या है ऐसा कुछ? फिर हमारे दर्शकों को भी बताएं कैसे। अभी आपने देखा होगा जब थानेदारों की पोस्टिंग हुई तो अखबार में आया कि दागी थानेदारों को मिली जिम्मेदारी, ये हेडिंग थी किसी अखबार की, और उसमें एक अधिकारी का बयान था कि इसकी जांच करी जाएगी। अब बताओ भाई, कौन जांच करेगा? तुमने ही तो पोस्ट किए हैं, जिसने पोस्ट किए हैं वही जांच करेगा। अपनी जांच वो खुद करेगा तो क्या रिपोर्ट आएगी? यदि हमने ये कहा कि इरफान सोलंकी घर पुलिस कूदी रात में और उसने अभद्रता करी और नशे में थे पुलिस वाले, तो उसकी उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे। ये बात है 12 तारीख की, उन्होंने कहा जांच कराएंगे। आज हो गई 29 तारीख, कोई जांच रिपोर्ट तो आई नहीं, कोई जांच होकर तो आई नहीं। हमें मालूम है जांच रिपोर्ट हमारे पक्ष में नहीं आनी, लेकिन कोई तो जांच रिपोर्ट आई होती, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। राकेश अचान जी, हालांकि बचते इस बात से जो कानपुर के हैं वो, पर वो तो मंत्री थे, कोर्ट के अंदर से भाग गए थे कागज लेकर के। कोर्ट के सरकारी कर्मचारी ने तहरीर दी, उसकी जांच हो रही है आज तक। उसमें कहते हैं कि जांच करके कार्रवाई करेंगे। इरफान सोलंकी के खिलाफ कोई तहरीर आ जाती है तो उसमें कार्रवाई पहले होती है, मुकदमा दर्ज होने के साथ में घर पे दबिश पड़ जाती है। तो क्या ये न्याय व्यवस्था है? हमने सुना था कि कानून अंधा है, अब तो हमें दिख रहा है न्याय अंधा हो गया है। ऐसे में अगर न्याय अंधा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ये जो भी दागी थानेदार है, अब मैं चूंकि थानेदार इतनी छोटी पद होता है कि उसका नाम लेकर कहना उचित नहीं है, लेकिन हाल में जिन पे आरोप लगे, एक थानेदार पे कोई महिला संबंधित आरोप लगा, एक थानेदार पे बुजुर्ग से वसूली का आरोप लगा, एक थानेदार हत्याकांड खोलने में सफल रहा, और इन सबको बेहतर थाने दे दिए गए। क्या मतलब है इसका? इसलिए मैंने जो कहा उस पर मैं दृढ़ता से कायम हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो नाम लेकर के और अमाउंट सहित बताऊं, अमाउंट से। लेकिन चूंकि इसका पर्दा इसलिए कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था छिन्न भिन्न न होने पावे। अधिकारी सरकार नहीं है, इस सरकार ने अधिकारियों को राजा जैसा भाव दे दिया है। अधिकारी लिए स्कॉट घूम रहे हैं, शहर में 15 IPS है, 15 IPS एक स्कॉट लिए घूम रहा है, और एक हत्याकांड नहीं खुल रहा उनसे। ये रोनी सरकार हत्याकांड 1 महीना हो गया, एक हत्याकांड नहीं खोल पा रहे। 15 IPS मिल करके एक वो विराज सुनकर हत्याकांड ऐसा खोला, उसके माँ बाप आज भी रो रहे हैं, उनको लगता है गलत खोला गया है। ये 15 IPS मिलकर के जो दिन भर वाला भी था, अभी तक कुछ संजीत का तो कुछ हो ही नहीं, वो तो IPS नहीं करा दिया था, वो तो IPS नहीं करा दिया था। आज शहर 15 IPS है भाई, उस समय तो 4-5 IPS होते थे, 15 IPS शहर में, और एक हत्याकांड नहीं खोल पाते हैं। और दिन भर सड़कों पर देखिए आप तूफान लिए घूम रहे हैं, बिल्कुल लिए स्कॉट पे स्कॉट, हंसी हटिए रास्ता खाली हटिए, रास्ता खाली करिए, और इज्जत किसी की है नहीं। 4 बार के विधायक अगर पुलिस कूद जाएगी रात में 2 बजे, उसके 20 बच्चे सुरक्षित नहीं, उसको सुरक्षा प्राप्त है। उसके बाद 2 गनर होते हैं सुरक्षा के लिए, ये तो तमाशा है। कहाँ सुरक्षा है? होता वही गनर कल गिरफ्तार करके ले जाए, ऐसी स्थिति बना दी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पुलिस का सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अधिकारी सरकार की तरफ से विधायक को तोड़ने का पूरा सुपारी लेकर के आए हैं, सुपारी लेकर के आएंगे विधायक। हाँ, ये जानबूझ कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं। शायद सरकार में किसी की जमीन जग जाए। भाई सरकार में बहुत सारे लोग जो हमारी पार्टी से गए मंत्री बने हैं, 1-2 थोड़ी ना है, बहुत सारे मंत्री जो हमारी पार्टियों से जाके मंत्री बने हैं। शायद उन्हीं में किसी का, शायद उन्हीं में किसी का नहीं। अधिकारी भी आते जाते रहते हैं, और अधिकारी भी जेल जाते हैं। मणिलाल पाटीदार जेल नहीं गए हैं, 2 साल भागे बाद जेल नहीं गए क्या? IPS जेल नहीं जाते क्या? IAS जेल नहीं जाते क्या? अगर जेल बनी है तो जेल नहीं बचाने कौन? जो गलती करेगा, कल को जांचें होंगी, जब जांचें होंगी तो जो गलती करेगा उसको भुगतना होगा। अगर ये सोचते हैं डरा लेंगे, धमका लेंगे, घरों बुलडोजर चला दें, चला करके देख लें,
वो भी करके देख लें और जो कर सकते हो करें, लेकिन चुनौती दे रहे हैं। हम लोग चूड़ियाँ पहनने के बजाय हथकड़ियाँ पहनना पसंद करेंगे। चूड़ियाँ पहनने के बजाय हथकड़ियाँ पहनना पसंद करेंगे, बड़ी बात है। और ऑन कैमरे आप हर चीज़ को बोले हैं। लास्ट सवाल है केवल, 5 साल आपने पिछले योगी सरकार को देखा और अभी देख रहे हैं, किस तरीके से आप योगी सरकार को, हालांकि योगी सरकार शब्द कहना गलत होगा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको कहा जाए कि राज्य की सरकार ही कहा जाए, फिर भी शब्द टर्म यूज करते हैं योगी सरकार, कितना आंकते हैं, किस तरीके से आप तक आंका आपने, लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है, खासकर लोकतंत्र से अगर नापा जाए तो? ऐसी विज़न विहीन सरकार जिसका कोई अपना विज़न ना हो आज तक नहीं आई। जिसके पास कल एक विज़न हो कि विरोधी को मारो, तोड़ो, बंद कर दो, भगा दो, इसके अलावा कोई विज़न नहीं। 5 साल सरकार रह ली। अगर हम आपसे पूछें कि आप एक विकास की योजना बताइए जो योगी सरकार ने बनाई 5 साल में, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप बता दिए हमें कोई योजना, कानपुर शहर की या उत्तर प्रदेश की? नहीं, कानपुर में तो जो भी दिखाते हैं आप आप कहते हैं नहीं मेरी सपा सरकार। नहीं तो आप बता दो, हमें आप बता दो, अबे आप बता दो, हमें 5 साल की कोई एक योजना आप बता दो जो ये सरकार 5 साल में लाई और उसको उसने इम्प्लीमेंट करके चालू कर दिया, कोई एक योजना आप बता दो। मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं तो मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि विजन विहीन सरकार है, ये विजन बनाया गया है, एक विजन विहीन सरकार है। वो तो कॉर्पोरेट हाउस है, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट हाउस है और वो बिजनेस करती है। तो वो उनके ऑफिसर्स देख लीजिए तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर दिखाई पड़ेगा, मीडिया मैनेजमेंट दिखाई पड़ेगा। और बुजुर्गों का इतना सम्मान करती है वो पार्टी की, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भारत देश की 3 धरोहर, तो उनका जो हाल किया, अब अगला नंबर उनका सेकंड लाइन जो लीडरशिप थी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, उनका लग गया है। वेंकैया नायडू जी बर्फ़ में जा चुके हैं, तो अपने बुजुर्गों को सम्मान करती है। वो तानाशाह की तरफ बढ़ चुके हैं, चूँकि कहीं ना कहीं उनको जो वही नफरत वाले मुद्दे हैं उस पर समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए उस सार्थक मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहते, विकास पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। आज वो दूसरी सरकार आ गई, अभी पिछली सरकारों की बात करते हैं, वो तुलना पिछली सरकारों से करते हैं। कौन सी पिछली सरकार है? तुम्हारी सरकार पिछली थी। उनके स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल मारे घूमते हैं, छापा मार सुबह शुरू हो जाते हैं। एक डॉक्टर नहीं हटा पाए, एक फार्मासिस्ट नहीं हटा पाए, एक ट्रांसफर करा, उनको अपने ही विभाग के प्रमुख के खिलाफ पत्र लिखना पड़ गया। बड़ी मुश्किल से पीएमओ का हस्तक्षेप के बाद अपना प्रमुख हटवा पाए, और छापा मारे घूमते हैं जगह जगह। तो इसलिए ये सरकार, मैंने कहा कि ये जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उन पर कतई इसको कोई लाइन लेंथ नहीं है। इनको पता नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं, हम जाना क्या, उनको खाली ये पता है कि विरोधी को डराना है, धमकाना है, जो हमारे खिलाफ बोले उसके घर तोड़ देना है, इतना इनको आता है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। विधानसभा की स्थिति मैंने पहले बताई, केवल 14 मीटिंग में विधानसभा का साल खत्म हो गया, कमेटियां पूरे साल में बन ना पाई। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरी तरीके से हनन हो चुका है। जहाँ सवाल पूछे जाने चाहिए, जहाँ नोटिस दिए जाने चाहिए, वहाँ पर सरकार फेल हो चुकी है, और सरकार लोकतंत्र में उसकी कोई आस्था नहीं। और हम लोग इमरजेंसी की तरफ बढ़ चुके हैं। अघोषित इमरजेंसी तो लागू ही है, इमरजेंसी में इससे बुरा क्या था? इमरजेंसी से याद आया कि आपको भी तो अपने 5 साल में आपके विधानसभा में कार्य नहीं करने दिया गया, जो भी है, लेकिन लोगों ने हम पे भरोसा जताया उसमें भी। उसके बाद ही हमारा वोट बढ़ा, हमारी जीत का अंतर बढ़ा। आपके खिलाफ भी बहुत हमारा वोट भी बढ़ा, हमारी जीत का अंतर ही बढ़ा। 8,500 वोट बढ़ा, जो बढ़ा, सब विपरीत बातों के बावजूद वोट भी बढ़ा है और अंतर ही बढ़ा। तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने कम से कम जो हम लोगों ने उपलब्ध रहने का काम किया था, हमें लगता है कुछ नहीं तो उपलब्धता के आधार पर उन्होंने हमको फिर से समर्थन दिया है। तो हम लोग अपना जो, आप जैसे मैं इस कार्यालय में बैठा हूँ शाम को, प्रतिदिन शाम को बैठता हूँ और खुला दरवाज़ा रखता हूँ, इसीलिए ताकि मेरे लोग हमसे मिलने में कोई संकोच ना करें, और यथासंभव संघर्ष करने के लिए मन मस्तिष्क से हम लोग पूरे तौर पे तैयार हैं। और ये जो तानाशाह है, कोई हो लंबे समय नहीं चल पाता है, उसे गिरना ही पड़ता है। तानाशाह का हश्र बड़ा खराब होता है, तानाशाह की फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, तानाशाह की फिनिशिंग बड़ी खराब होती है, विश्व में देखा, पूरी दुनिया की जो इतिहास पढ़ेंगे, तानाशाह की फिनिशिंग बड़ी खराब होती है। एक चीज़ मैं आप राउंड कर रहा हूँ हर जगह वार्ड पर, डेफिनेटली लास्ट है ये, मैं देख रहा हूँ कि पानी की समस्या आपके यहाँ बनी हुई है और ट्रैफिक की समस्या भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो इसके लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं आपसे? और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए हम लोग मेट्रो लाए थे, हमारी सरकार लाई थी। 2016 मेट्रो हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया, शिलान्यास किया था। अभी ये एक फेज चालू कर पाए। जब मेट्रो अभी तो बन रही चुकी, तो ट्रैफिक जाम और बढ़ गया है। जब मेट्रो चालू हो जाएगी तो कुछ हद तक इस ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। हम लोग ITMS भी लाए थे, ये जो लाल नीली बत्ती का सिस्टम आप देख रहे हैं, लाल नीली बत्ती चौराहे पे है, ये ITMS भी हम लोग लाए थे। और ये जो कैमरास लगाए चौराहे पे हम लोग लगाए थे, उससे कुछ चीज़ें कंट्रोल हो सकती थी, लेकिन इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग। अभी फेरी नीति ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं। मेट्रो का एक फेज चालू हो पाया, मतलब 16 की चालू करी हुई है, आज 22 में खड़े हैं। अभी एक फेज 8 किलोमीटर चालू कर पाए केवल। अगर मेट्रो चालू होती शायद कुछ जाम करो। पानी सबसे गंभीर विषय है, पानी, जाम के बाद पानी, इस पर हम लोग बहुत लड़े। कहते मेरे क्षेत्र में 2 टंकियों के अलावा बाकी टंकियों तक हमने फीडर तो पहुंचा लिया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आज भी हम ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुराना नेटवर्क भी बहुत है, जर्जर भी है। और JNU RA में जो काम हुआ था उसकी तो कोई जितना कुछ कहा जाए तो कम है।
हम लोगों ने सांसद जी से बात करी, सांसद जी ने एक मीटिंग बुलाई, पेयजल की अलग से मीटिंग बुलाई है पिछले महीने को। उन्होंने, हम लोग भी गए थे, सार्थक सुझाव भी दिए। मैंने विधानसभा में कई सवाल लगाए, नोटिस दिए, लिखा पढ़ी करी और अपनी विधायक निधि से भी खर्च किया है। तो हमारा पहले फोकस है कि फीडर पूरे कर दें। तो उर्सला की टंकी रिपेयरिंग के मोड में है, उसको हमने कौशिक पार्क में फीडर ला चुके हैं, उसको जुड़वा दिया है। फील खाना की टंकी अभी पूरा कंप्लीट रिन्यूअल मांग रही है। और एक जो झकरगट्टी की टंकी है, उसको मैंने विधायक निधि फीडर मैंने काम पूरा करा दिया। फिर वो 15 बताए तो 50 लाख मिल गया, उसके बाद भी तो चालू नहीं हो पाई। तो उस पर सवाल जवाब जारी है, अधिकारियों ने 1 महीने में जवाब देने को कहा है। ये 2 टंकियां जब ठीक कर लेंगे तो मेरे क्षेत्र की 80% समस्या हल हो जाएगी। फीडर हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हम करते रहेंगे। जहाँ जैसे फूलबाग टंकी का फीडर ठीक हो गया था, या GIC टंकी का फीडर ठीक हो गया, या चीना पार्क का ठीक हो गया था, इन इलाकों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत ठीक कर लिया है। और इन इलाकों की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उससे आपको पानी संबंधित शिकायत पेयजल की सिवा तब के जब गंगा बैराज खराब हो, उसके अलावा नहीं आएगी। गंगा बैराज कब खराब होता है, कब ठीक होता है, इस पर हम पर डे निगाह रखते हैं। बैराज की मोटर कितने बजे चालू हुई, कितने बजे बंद हुई, कहाँ लीकेज आया, इस पर मैं पर डे मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ। मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा ही काम मैं पर डे करता हूँ। जो हालसी रोड टंकी है, इसमें मैंने बहुत संघर्ष किया इसका फीडर नेटवर्क पे। मैं जो टंकी बता रहा हूँ, चीना पार्क, GIC, हालसी रोड और फूलबाग, इनके फीडर नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ेगी। मालवी पार्क में चालू करा लेगा तो मेट्रो ने डिस्टर्ब कर रखा है, लेकिन कैनाल रोड वाली पे, अप्सरा वाली पहले समस्या कुछ घटी है, पर जब मालवी पार्क चालू हो जाए उस इलाके समस्या खत्म हो जाएगी। 2 टंकी मेरे पास बचती है, एक फीलखाना गणेश शंकर पार्क वाली और एक झकरकटी। मेरा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों टंकियों को मैं ठीक से चालू करा दूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम लोग ठीक करेंगे। उम्मीद है कि इस कार्यकाल के आखिरी में जब हम लोग बैठेंगे तो आपको पेयजल संबंधी शिकायतें बिल्कुल ना के बराबर सुनने को मिलेंगी। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं विधायक जी, और उन्होंने उतनी ही बेबाकी से अपनी बात को भी रखा, सत्ता पक्ष के लिए भी बात को रखा तो उतनी ही बेबाकी से रखा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी ऑन कैमरा बोली हैं जो आप कहते हैं कि बहुत से लोग नहीं दिखाते, लेकिन कबीर न्यूज़ उनको हालांकि दिखाएगा। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपको।